नमस्कार दोस्तों। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाक में दम कर रखा है। ट्रंप जैसे ही अपने झूठ के गुब्बारे को फुलाकर आसमान में छोड़ते हैं, ईरान उसमें छेद कर उसे जमीन पर गिरा देता है। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में हो रहा है और यही यूरेनियम के मुद्दे पर हो रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने और न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया। ईरान ने आज डंके की चोट पर कह दिया कि यूरेनियम कहीं भी भेजने का हमारा इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा ईरान से इस मुद्दे पर बात हो गई। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर मलबे के नीचे दबे न्यूक्लियर डस्ट को निकालेगा और हम उसे अमेरिका वापस लाएंगे। ईरान ने कहा ऐसी कोई बात अमेरिका से हुई नहीं है। मतलब ईरान ने परमाणु मुद्दे पर ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने कहा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है और स्ट्रेट का समुद्री रास्ता ईरानी सेना की निगरानी में है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज में बिछाए समुद्री माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया। ईरान ने कहा बिल्कुल नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने तीखे तेवर के साथ ट्रंप को यह जवाब तब दिया है जब ट्रंप खुद पाकिस्तान जाकर ईरान से डील करने या डील पर साइन करने की बेताबी दिखा रहे हैं। कल ही ट्रंप ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के ट्वीट को ट्विस्ट करके हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का दावा कर दिया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की सूचना दे दी थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, राष्ट्रपति शी इस बात से खुश हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या तेजी से खुल रहा है। चीन में हमारी मुलाकात अब खास होगी या मुमकिन है ऐतिहासिक होगी। लेकिन ट्रंप के यह सब लिखने के कुछ ही घंटे बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने ट्रंप को झूठा करार दिया और कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा और खुलेगा भी तो ईरान की तरफ से तय किए गए रास्ते और ईरान की अनुमति के अनुसार ही जहाज गुजरेंगे। इसी तरह का बयान आज आईआरजीसी के हवाले से भी आया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पहले की तरह ईरानियन आर्म फोर्सेज के कंट्रोल में है। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका ने नाकेबंदी के नाम पर समुद्री डकैती जैसी कार्रवाई की है। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी ब्लॉकेड सीज फायर का उल्लंघन है और इस पर ईरान जरूरी कदम उठाएगा। ईरान की तरफ से तल्ख तेवर वाले बयान इस वक्त आए हैं जब पाकिस्तान में अमेरिका के साथ डील पर संभावित मीटिंग की खबरें आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने तो आज यहां तक कह दिया कि जब भी हमें लगेगा कि किसी समझौते में ईरान के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि समझौते तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि हम पर लगे सैंक्शंस को हटाना बहुत जरूरी है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी ईरान के लिए मायने रखती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि निगोशिएशंस के किसी भी हिस्से में इन मुद्दों पर कोई क्लैरिटी नहीं है, जबकि हमने अपना पक्ष साफ साफ रख दिया है। इस बीच हुआ यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर 3 दिन की ईरान यात्रा के बाद वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं। जाहिर है इन 3 दिनों में मुनीर ने ईरानी लीडर्स के साथ काफी माथापच्ची की होगी, ट्रंप को ईरान की शर्तें भी बताई होगी, दोनों तरफ जो संदेशों का आदान प्रदान हुआ होगा उसमें भी मुनीर की हिस्सेदारी होगी और लगातार किसी भी ढंग से कोई रास्ता निकालने की कोशिश हुई होगी। लेकिन लगता नहीं है कि ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार है। फिर सवाल उठता है कि क्या अगले 2 दिन में पाकिस्तान में मीटिंग होगी और सीज फायर की अवधि मियाद जो कि खत्म हो रही 22 अप्रैल को, और ट्रंप ने दोहराया है आज भी कि हम सीज फायर की मियाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो क्या उसके पहले मीटिंग होगी और अगर मीटिंग होगी तो किन शर्तों पर होगी? क्योंकि ईरान तो अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी शर्तों पर डील हो रही है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उसके पहले या उसके बाद क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आज हमने खास तौर से आमंत्रित किया है नरेश कौशिक साहब को। लंबे अरसे तक बीबीसी में रहे, दशकों तक, और मैं तो बार बार उनके परिचय में कहता हूं कि हम सब लोग बचपन से उन्हें सुनते रहे। लंदन में रहते हैं, हमारे अनुरोध पर लंदन से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश कौशिक साहब। नमस्कार, बहुत बहुत जब आपसे मैं बात आभारी करता हूँ, मुखातिब होता हूं, तो हमारे कमेंट में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि कैसे वो 40 साल 45 साल 35 साल पहले आपको सुना करते थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल नरेश जी यही है कि ट्रंप की तरफ से 72 घंटे के दौरान कई बार कहा गया कि इस वीकेंड पर बैठक होगी, इस वीकेंड में मीटिंग होगी, मैं भी जा सकता हूं इस्लामाबाद। तो अब तो वीकेंड बीत रहा है, कहें तो कल रविवार है। अब खबर आ रही है कि सोमवार को बैठक हो सकती है, लेकिन उसमें ई फॉरवर्ड दोनों है
कि जो खबरें आ रही है ईरान से, स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ साफ ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम पहले की तरह नहीं खोलेंगे, और जब खुलेगा भी तो उसका नेविगेशन और उसकी प्रक्रिया नियम ईरान ने जैसे बनाया वैसे रहेगा, जो आईआरजीसी का बयान सामने है। दूसरा, न्यूक्लियर डस्ट जो मलबे के नीचे दबा है, उसको लेकर भी ईरान का साफ साफ बयान आया है कि हम अपने संवर्धित यूरेनियम विदेश नहीं भेजेंगे, और अमेरिका को देने के विकल्प पर चर्चा भी नहीं हुई है, जबकि ट्रंप ने कहा कि ईरान इसके लिए तैयार है, हम तो बड़ी बड़ी मशीनें ले जाकर वहां मलबे के नीचे से निकालेंगे। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को, जब अब सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है? देखिए, इसमें दो चीजें देखता हूं। एक तो यह है कि ट्रंप बहुत सारी बातें करते हैं, और बहुत सारे वो बातें करने के पीछे उनकी वजह कई होती हैं। जैसे कल जो इतने सारे बयान बार बार जो दे रहे थे, उसके पीछे एक वजह तो ये थी कि मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करना। यानी वो चाहते थे कि अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस तरह से उत्साह जग जाए कि शेयर बाजार चढ़ जाएं, तेल के दाम गिर जाएं। ये सप्ताह खत्म होने को है, तो जो है तेल भी और बाकी बाजार जो हैं एक ऊंची कीमत पर बंद हो, यानी तेल कम गिरे और शेयर बाजार चढ़े। एक तो उनका ये सीधे सीधे मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि ईरान पर एक तरह का दबाव डालना था कि देखो, अब तो हमने पूरी दुनिया को कह दिया कि आप तैयार हैं, कुछ ना कुछ तो आपको अब करना ही होगा। यानी हमेशा से ही वो, आप जानते हैं कि उनकी बड़ी मैक्सिमलिस्ट डिमांड से वो चलते हैं, और उसके बाद वो फिर दबाव डालते हैं। उनको लगता था कि अब ईरान ने तो वहां के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया कि हमने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है क्योंकि वहां युद्ध विराम लेबनान में हो गया है, इसलिए अब जो है कोई समस्या तो अब है नहीं। वो दरअसल एक तो समस्या ये थी कि जो ट्रंप कर रहे थे वो अपने दम पर कर रहे थे। वो भूल गए कि ईरान में दरअसल ये विदेश मंत्री या जो स्पीकर हैं वही दरअसल सरकार नहीं चलाते हैं। ईरान में दरअसल एक अलग तरह का निजाम है, और अब से नहीं है, बहुत समय से है। वहां पर उदारवादियों और गर्मपंथियों या हार्ड लाइनर्स के बीच में बहुत समय से एक टकराव रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं जो राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उनकी कोई बहुत ज्यादा नहीं चलती थी। और अगर आप देखें इस समय जिन तीन लोगों का नाम बार बार ईरान में आता है, उनमें एक विदेश मंत्री है जो मैं समझता हूं कि सबसे कमजोर हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उनकी कहीं कोई बात नहीं आती, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि ईरान के जितने भी अब तक राष्ट्रपति हुए हैं वो सबसे कमजोर हैं। उसके बाद जो तीसरे हैं जिनको लेकर ट्रंप बहुत उत्साहित, आज से नहीं कई हफ्ते से हैं, बार बार कहते हैं कि अब तो निजाम बदल गया और ये बहुत बड़े रीजनेबल लोग हैं, और उन स्पीकर रीजनेबल में गालिबाफ। जी वो जो है मोहम्मद गालिबाफ की बात करते हैं। लेकिन मोहम्मद गालिबाफ के बारे में भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इस समय स्पीकर आईआरजीसी के कमांडर रहे। लेकिन आईआरजीसी के कमांडर वो जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 4 बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश की है और वो बार बार चुनाव हारे हैं। वो यानी इससे ये लगता है कि कोई वो बहुत बड़ा उनका कद नहीं है ईरान में, और ईरान में जिन लोगों का कद बड़ा होता है वो सामने नहीं दिखते हैं। एक जो है सर्वोच्च नेता जरूर सबसे बड़ा होता है, वो उसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। समस्या ये है कि ट्रंप के ने और इजराइल ने मिलकर, और मैं तो समझता हूं कि इजराइल ने जानबूझकर ऐसे सब लोगों को एक एक करके मार दिया है जिनके साथ बातचीत हो सकती थी और जो महत्वपूर्ण थे। यानी मैं एक नाम आपके देता हूं, अली लरिजानी। अली लरिजानी जो हैं वो इनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, और उनको लेकर अमेरिका के मीडिया में यहां तक बात चल रही थी कि अगर हमने कहीं कोई वेनेजुएला जैसा किया तो अली लरिजानी एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको वहां का जो है साम्राज्य भी शायद स्वीकार कर ले और वो हमारा काम भी कर लें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अली लारिजानी को टूटने वाले मुझे तो नहीं लगते थे, लेकिन नहीं, अली लारिजानी का बहुत तल्ख और तेवर था अमेरिका को लेकर, बहुत एग्रेसिव। जिस दिन
जी अली लारिजानी की किलिंग हुई, टारगेट किलिंग, उसके पहले तो बहुत ही फायर ब्रांड, बहुत ही एग्रेसिव थे अमेरिका और ट्रंप को बिल्कुल लेकर। एग्रेसिव थे, लेकिन ट्रंप को ये लगता था क्योंकि हम्म, ये कोई अयातुल्ला नहीं है, ये क्लैरिक नहीं है, तो ये हम्म, एक ऐसा कमजोर पेंच है जिसको वो तोड़ सकते हैं। इस तरह की बात अमेरिका के मीडिया में मैंने पढ़ी थी और सुनी भी थी कि एक व्यक्ति जो हो सकता है जिस पर अमेरिका की नजर है वो लरिजानी है, लेकिन हम्म, इजराइल ने उनको उड़ा दिया। और क्योंकि हम्म, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बातचीत कहीं किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो कि बातचीत के आधार पर समस्या का हल हो। और हम्म, यही बात ऐसा है कि देखिए, ईरान में मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग हैं जो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो समझौता अमेरिका की शर्तों पे करना नहीं चाहते। एक वक्त तो यह जो कोई समझौता नहीं करना चाहता, और वो उनकी राय बिल्कुल यही है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और उसमें कहीं कोई समझौता नहीं होगा। कुछ लोग ये ऐसे हैं जो सोचते हैं, जिनमें काफी पावरफुल लोग भी शामिल है, आईआरजीसी में भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है ठीक है हम करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। हम्म, अब समस्या क्या है, ट्रंप को आज भी लगता है कि वो अपनी शर्तों पर ईरान को झुका सकते हैं। वो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं ईरान को, जिसकी चर्चा मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी कर चुका हूं। ईरान को जो लोग समझते हैं उनको ट्रंप ने अपने साथ लिया नहीं, उनकी सलाह मानी नहीं। जो ओबामा केस ने जो 2015 में जो समझौता कराया था, उसमें जो लोग शामिल थे जिन्होंने करीब करीब 2 साल तक नेगोशिएशंस में साथ लिया था, अब वो भले ही रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य ना हो, भले ही वो ओबामा के लोग रहे हों या करियर डिप्लोमेट रहे हों, लेकिन उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो, उनको तो लगता है कि सबसे ज्यादा महान चिंतक तो वो स्वयं है, वो जो हम्म, सोचते हैं वही होगा। और आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले, कोई महीना भर पहले, ट्रंप से जब पूछा गया कि ये लड़ाई कब बंद होगी, कहा कि जब मुझे महसूस होगा कि अब लड़ाई बंद होनी चाहिए। यानी ये कोई जवाब है, ये वैसा ही जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था एक न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कि अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है, वो तो जो मैं चाहूंगा वो अंतरराष्ट्रीय कानून है। तो इस तरह के से अगर आप चलेंगे तो ईरान, जो हर चीज को बहुत नाप तोल पर बहुत दीर्घकालीन सोच के साथ चलता रहा है, वो कैसे आपकी बात मानेगा भाई? आपने पहले ही उनका बार बार विश्वास तोड़ा है। आप वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बहुराष्ट्रीय देशों के बनाए हुए एक समझौते को तोड़ दिया, सिर्फ क्योंकि नेतन्याहू को पसंद नहीं था। तो आपको विश्वास जगाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो पहली बात तो उन्होंने ये की कि चलिए हम विश्वास जताने के लिए, आप कह रहे हैं ये लेबनान का हम समझौता कर देते हैं। लेबनान में 10 दिन का, पहली बात तो 10 दिन का सीज फायर से ही मैं, मुझे लगता है कि ईरान में खटका होगा लोगों का मन, ये 10 दिन के लिए क्यों कह रहे हैं? ये कम से कम ये जब तक ये युद्ध विराम रहेगा तब तक क्यों नहीं कह रहे हैं? ये 10 दिन की बात करने की क्या जरूरत है? एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही होगी कि भाई ये जो है, आप एक तरफ यहां तो आप मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम अपना हार्म्यूज में, स्टेट ऑफ हार्म्यूज में हम अपनी नाकेबंदी का जो है जारी रखेंगे। तो आपने ईरान को क्या समझ लिया भाई? ईरान कोई ऐसा कमजोर देश अब नहीं बचा है जिसको आप सोचते थे। अब वहां हम्म, अयतुल्ला खमेनेई भी नहीं है जिन्होंने पुराने समय में आपका समझौता करने से जो है राजी हो गए थे समझौता करने पर, और उसके बाद अभी जो है 2 बार जब आपने उस उनकी बातचीत को तोड़ दिया, उस समय भी वो समझौता करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जो निजाम है वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और यही हम्म, एक वजह है कि देखिए, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर 3 दिन तक वहां रहे। 3 दिन हम्म। तक वो डेट भी तय नहीं कर पाए कि बातचीत होगी कि नहीं। अभी तक हम जो और बात कर रहे बेसिक जो दो इशू थे वो इशू रिजॉल्व नहीं कर पाए भाई, न्यूक्लियर इशू और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हैं, और आपने 3 दिन बाद देखिए, वापस लौटे। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, आपने जो है वो कल आपने भी देखा, हमने भी देखा, और हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने देखा होगा एक्सियोस पर जो उनका जो 3 पन्ने का जो बयान है, जो जो फ्रेमवर्क वो बता रहे हैं, वो हम्म, फ्रेमवर्क बिल्कुल ऐसा है कि आप जो है $20 बिलियन में बिलियन आप डॉलर
यानी सब कुछ आपको ईरान बेच देगा 20 बिलियन डॉलर में। भाई आप बिल्कुल ईरान को नहीं समझते हैं, मतलब क्या मूर्खता की हद होती है। मुझे उसको उसको जब मैंने पढ़ा, और आपने भी पढ़ा होगा, जी उसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसी चीज नहीं है कि ईरान मान ले। कि उनको लगा, उन्होंने कहा कि वो 27 बिलियन मांग रहे थे, हम 20 देने को तैयार हैं, और हो सकता है वो 27 भी दे देते। लेकिन ये नहीं बताया आपने बदले में ईरान क्या मांग रहा था। और आपने देखा होगा कि कल पूरे दिन कोई ईरान की तरफ से कोई पब्लिक बयान नहीं आया, सिवाय उन विदेश मंत्री के अरागची के उस ट्वीट के, और उसके तुरंत बाद। जी, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखा रहा हूं, देखिए ट्रंप का खेल और शरारत देखिए। अरागची ने ट्वीट किया सर, मैंने कल भी पढ़ा था और फिर ट्रंप का भी पढ़ा, फिर ट्रंप ने शी जिनपिंग को भी एड्रेस किया। देखिए अरागची ने जो सामने लिखा, इन द लाइन विद सीज फायर इन लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। मतलब बड़ा कंडीशन अप्लाई है इसमें, और आगे इंपॉर्टेंट है, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of Iran। मतलब कोऑर्डिनेटेड रूट, जो रूट उन्होंने बनाया है उसी से जाएगा और सीज फायर तक। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने जो लिखा रीट्वीट करते हुए सामने है, ईरान हैज एग्रीड टू नेवर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। ऐसा तो लिखा नहीं, ऐसा तो बोला नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अरागची ने। देखिए वो दरअसल ये ट्रंप जो है, ये जानबूझकर उन्होंने उनके बयान को तोड़ मरोड़ के इंटरप्रेट किया, तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया था लेबनान के मामले में कि अब इजराइल कभी भी लेबनान पर हमला नहीं करेगा, और आज ही लेबनान पर हमला, वो सीज फायर तो जो है ज्यादातर तो चलिए होल्ड हो रहा है, लेकिन अभी भी इजराइल हमले कर रहा है। तो आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? आप जो आपके ऊपर पूरी तरह से आधारित है, जिस पर आपका कंट्रोल पूरा होना चाहिए, नेतन्याहू, वो तो आपकी बात मान नहीं रहा। तो आप ईरान से कैसे अपेक्षा करेंगे भाई कि आपकी बात कोई माने? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो करना चाहिए था, बहुत सारी चीजें जो है इस तरह के पब्लिक फोरम पर नहीं की जाती हैं। अगर आप वाकई किसी चीज को सीरियसली कराना चाहते हैं तो उसके पहले ग्राउंड वर्क होता है, और वो ग्राउंड वर्क जो है ट्वीट से नहीं होता है, पब्लिक फोरम पे, सोशल मीडिया से नहीं होता है। वो ईरान जैसे देश को आपको पहले उसमें पहले तो आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कुछ नहीं किया। आपको सबसे पहले, अब आपने हार्मूज पर अपना नाकेबंदी क्यों जारी रखी भाई? अगर आप वाकई ये गुडविल चाहते थे तो आपको वो करना चाहिए था। नहीं, सही सही पॉइंट आपने किया। अगर अगर आपने अरागची के ट्वीट को ट्विस्ट भी कर दिया, जो अरागची ने नहीं कहा वो भी आपने कह दिया, तो भी आप ये भी साथ में अनाउंस करते कि अमेरिका भी अपनी नाकेबंदी विड्रॉ कर रहा है। यहां तो हुआ उल्टा कि उसके बाद सेंटकॉम ने और कह दिया कि हमारी नाकेबंदी जारी रहेगी, मतलब तुम हटा लो और हमारी जारी रहेगी। जारी नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमने इतने जहाज जाने से रोके हैं और रोक रहे हैं। वो इस बात को अफर्मेटिव रूप से कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है पीट हेग्सेथ अपने बयान दे रहे हैं कि हम जो है फिर से हमले करने के तैयार हैं, फिर से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं, लोडेड वाली बात पहले, कल भी उन्होंने इसी तरह का कुछ और बयान दिया था कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है करने के लिए तैयार, एनर्जी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैयार है। तो हुआ ये है कि अरागची के बयान के बाद में और ट्रंप के उस बयान के बाद कि हम जो है ये सब कर रहे हैं, और हम तो अब ईरान ने तो हमने वो न्यूक्लियर सब जिसको वो डस्ट कहते हैं, ये तो उनका शब्द है डस्ट, असल में तो डस्ट है या नहीं कोई नहीं जानता। हो सकता है कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो उनका। और दूसरी बात ये भी है, और हो सकता है जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि वो पहाड़ी के नीचे बड़ी बड़ी मशीन लेकर जाएंगे, जो कल 1 घंटे के उस भाषण में उन्होंने कहा, और उसके बाद हम खुदाई करने वाली मशीन ले जाएंगे और खोद के निकालेंगे, फिर अमेरिका और हम मिलके करेंगे, फिर ले। हो सकता है वहां हो ही नहीं, हो सकता है ऑलरेडी कहीं शिफ्ट किया जा चुका हो, क्योंकि आपने जिस पहाड़ी पर आपने B2 B1 बॉम्बर से इतने बॉम्बिंग कर दी, इतनी बंकर बस्टर से, और उसके बाद तब आपने कहा सब खत्म हो गया, फिर अब करे खुदाई करके निकालेंगे, वो पता नहीं किस साल में। और इसलिए वो न्यूक्लियर डस्ट बोल, दरअसल सर न्यूक्लियर डस्ट बोलना भी एक स्ट्रेटजी है।
वो बिल्कुल, उसके साथ अपनी बिल्कुल। अपनी जो जीत है कि हमने डस्ट बना दिया उसको, ये बता रहे हैं अब डस्ट चाहिए, अब धूल चाहिए। और होता क्या है अजीत जी, देखिए मैंने तो इतने साल वेस्टर्न मीडिया में काम किया है, तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझता हूं अंदर से। तो होता क्या है कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कोई बात कहता है, तो उसको ब्रह्म वाक्य की तरह से वेस्टर्न मीडिया लेता है और उसी को बार बार कोट करता है। ट्रंप के केस में अब वेस्टर्न मीडिया को भी लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कि हम हर चीज उनके ब्रह्म वाक्य की तरह से ना लें, और उसकी बात पर भी हम थोड़ा सा ये कहें कि भाई नहीं, ये ट्रंप बदलते रहते हैं, कल क्या कहेंगे, कल क्या, अभी कुछ देर में क्या कहेंगे, कोई वो कह तो नहीं 3 सकता। दिन पहले ट्रंप के न्यूक्लियर हेल्थ पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट छाप दी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जी। तो थोड़ा जो जिस वहां भी लोग समझने लगे कि ये सन की आदमी है, इनके पीछे हर बात को ब्रह्म वाक्य नहीं मानना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसको देखिए, उस न्यूयॉर्क टाइम्स को वो जब भी कोट करेंगे उसको फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स कहेंगे, हैं? फेक फेक इसी फ्रॉड तरह से सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स सीएनएन को। को फेक न्यूज सीएनएन कहेंगे। अब जहां मैंने इतने साल काम किया बीबीसी पर, उन्होंने मुकदमा किया हुआ मानहानि का, जिसके कोई जीतने के चांस तो मुझे दिखते नहीं है। तो सच बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया भी ट्रंप पर अब उस तरह से भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका को कहते हैं ना लीडर ऑफ द सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड, तो फ्री वर्ल्ड का जो नेता है, यानी बाकी दुनिया तो फ्री वर्ल्ड है नहीं, जो पश्चिमी देश है वही फ्री वर्ल्ड है। तो वह इनके जो नेता हैं वो फ्री वर्ल्ड का नेता अगर कुछ कहता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, सम्मान से देखना चाहिए। हो ये गया है कि उन्होंने अपना ही नहीं, अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचाया है, जितना उसके जो है, जितना उसको कमजोर किया है, जिस तरह से अमेरिका के अपने साथी अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और चीन तो आनंद ले रहा है, चीन के पास अब जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्पेन के प्रधानमंत्री जो है 2 दिन पहले स्पेन में थे, और वो जो है काफी बीजिंग में थे, पॉपुलर बीजिंग है, बल्कि उनकी बीजिंग। पॉपुलैरिटी कुछ घट रही थी। उन्होंने ट्रंप का सामना किया ईरान के मामले में, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। यहाँ ब्रिटेन में, जिसको यहाँ कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि ब्रिटेन तो अमेरिका के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो अमेरिका का 51वां राज्य कहा जाता था। यानी ब्लेयर ने तो कहा था कि मैं कैसे बुश को मना कर दूं भाई, हम हमारे बिल्कुल ऐसे सहयोगी हैं। और ब्लेयर का इतना अच्छा काम रहा, लेकिन एक इराक में उन्होंने जो ट्रंप का बुश का समर्थन किया, उससे उनकी सारी जो इमेज है, जो सारा उनका जो जो भी उन्होंने एक अच्छा काम किया, सब धूमिल हो गया। तो असली बात यह है कि हमें दरअसल ईरान को समझना चाहिए, और पश्चिमी जगत में ऐसा नहीं है लोग ईरान को नहीं समझते। समस्या यह है कि इन्होंने, ट्रंप ने जो भी कोई बात थोड़ा सा जो उनके कणु प्रिय ना हो, उससे उसको सुनना नहीं चाहते हैं। ये तो बिल्कुल अब ऐसा ये ही। बताइए, अब नरेश कौशिक जी, अब ये जी। बताइए, माफ करें बीच में टोका आपको, चूंकि हम लौटना चाहते हैं, वक्त कम है, कि अब ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग सब बात करेंगे तो अपना एक आकलन, विश्लेषण हाइपोथेटिकल हो सकता है, बट जो दो मुख्य मुद्दे हैं और तीसरा उनके जो 100 बिलियन से ज्यादा असेट हैं उनको अनफ्रीज करने की बात है, तो वो तीसरा, अभी हम दो पर ही फोकस अगर करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम, तो अभी तक तो ईरान उससे पीछे हटता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख और रहा है अमेरिका इन दोनों पर ईरान को पीछे हटाए बगैर अमेरिका अपनी जीत का एक तरफा ऐलान ट्रंप की डुगडुगी बजाने की वो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए, यही लड़ाई लेकर बैठे हैं कि अमेरिका, ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे और उसको कमिटमेंट देना होगा। दूसरी बात यह है कि उनको, उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि उन्होंने 2015 में जो ओबामा ने जो समझौता कराया था, जिसको इन्होंने तोड़ दिया, उससे थोड़ा इनको बेहतर करना होगा। उससे बेहतर करते मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि उस समय ईरान ने किया था जब ईरान कमजोर अपने को समझता था। अब तो ईरान अपने को ताकतवर समझता है, और उसने दिखा भी दिया है कि वो ताकतवर है, क्योंकि क्योंकि आपने तो देखा होगा, ट्रंप तो सरेंडर की बात कर रहे थे कि हाथ उठा के हमारे सामने आप हथियार डाल दीजिए। हुआ यह है कि उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर, हुआ यह है कि उन्होंने उनको घुटने पे ले आए हैं। हाथ उठाने की बात तो दूर है, वो घुटने पे ले आए हैं अमेरिका को। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं, और जो इन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे उन्होंने नुकसान किया है अपना। क्योंकि ईरान में जो जो हार्ड लाइनर्स हैं,
वो और ज्यादा इससे नाराज हुए हैं। उनको लगा हम, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से आपको न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम ले जाने देंगे आपको, आप सोच क्या रहे हैं हमारे बारे में कि सिर्फ इसलिए आप हमें कुछ पैसे दे देंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात जो आपने कहा ना हार्मूज का, हार्मूज तो अब ऐसा उनके पास में एक लीवरेज है जिसको ईरान खोना नहीं चाहता। उसने साबित कर दिया उसी तरह से जैसे चीन ने अपना रेयर अर्थ वाले मामले को साबित कर दिया है कि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जब चाहे बिठा सकता है। इसी तरह से इन्होंने हार्मूज में अपना कब्जा करके और वो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हार्मूज की वजह से वो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बिठा सकते हैं। और अगर आपने पीट हेग्सेट जैसा कह रहे हैं कि हम फिर से हमला करेंगे, ट्रंप भी कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम शायद ना हो और फिर से हमला करेंगे, तो आप देख लीजिए उसके परिणाम क्या होंगे। उसका सीधा सीधा असर जो है, जो इनके गल्फ स्टेट्स के जो ठिकाने हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो होंगे। अमेरिका के जो बेस वहां में अभी जो थोड़े कुछ लोग बचे हैं वो होंगे। तो इसके अलावा जो जहाज हैं, अभी तो देखिए उनके पास में हजारों की तादाद में ऐसी छोटी छोटी नौकाएं हैं जो छिपी हुई हैं, और वो बहुत ही स्पीड बोट है जो बहुत ही कुछ मिनटों के असर पे एकदम बाहर आ सकती हैं। आपको और याद उसमें होगा बहुत सारे टॉर्पीडो बोट कहा जाता है जो एकदम लोडेड है माइन से, लोडेड और हैं, और कुछ तो मिनी स्मॉल सबमरीन्स की रेंज तरह से मिसाइल। हैं। कुछ मिनी सबमरीन्स की तरह से हैं वो। खास देखिए ईरान को आप हल्के में, यही तो बात मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान को आप समझ नहीं रहे। ईरान ने इतने साल अपने को तैयार किया है, उन्होंने इतने साल जो आपने सैंक्शंस लगाई, उसका उसने अपने को सैंक्शन से बच के, आपने कोई आपको हथियार नहीं दे रहा था, आपने चीन भी हथियार नहीं बेच पा रहा था, रूस भी नहीं बेच पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा चीन आपको ड्यूअल यूज वाली टेक्नोलॉजी वो दे रहा था, उपकरण। तो उन उपकरणों से आपने, उनके वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इसको बना लिया है, ये सारे हथियार ज्यादातर इन्होंने खुद बनाए हैं। वो जो ड्रोन्स हैं, आपको तो याद होगा ना, रूस को ईरान ने ड्रोन बेचे थे, शहीद बिल्कुल ड्रोन्स, बिल्कुल जो बिल्कुल। सबसे बड़ा जो शाहेद ड्रोन, शाहेद ड्रोन शाहिद रूस शाहिद रूस यूक्रेन पर दाग रहा है, और तभी तो यूक्रेन। यूक्रेन ने कहा जेलेंस्की ने कि हम आपको शाहेद ड्रोन से मुकाबला करने की के लिए इंटरसेप्टर या एयर डिफेंस देंगे। लेकिन आपने देखा होगा ना, वही शाहिद ड्रोन्स जो हैं, उसने कितने जहाज यूक्रेन के डुबोए थे। तो बिल्कुल। आप, इसीलिए तो अमेरिका ने अपने जहाज बड़े बड़े दूर रखे हैं। वो छोटी नौकाओं के पास नहीं आने दे रहे। वो उनको उनको डर है कि कहीं उनमें से कोई इनका विमान वाहक पोत ही ना कोई बैठ जाए। एक पर तो चोट लग चुकी है, वो बाल बाल बचा है। तो इस तरह के हमले से, तो दूसरी बात यह है कि वहां अमेरिका में इस समय जो राजनीतिक स्थिति है बहुत डामाडोल है। वहां पर जो रिपब्लिकन हैं वो काफी नाराज हैं, और खासकर उन्होंने जो पोप के साथ झगड़ा ले लिया है मोल। और उसमें एक और चीज है जिसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसकी चर्चा नहीं हुई है। ये कर क्या, ये कई निशाने एक साथ ट्रंप करते हैं। ये जो है अपने इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, और इसी तरह से जो मार्को रूबियो है जो उनके विदेश मंत्री, उनको भी कमजोर करना चाहते हैं। दोनों कैथोलिक हैं। आपने पोप पर हमला किया, वाइस प्रेसिडेंट को आपने मजबूर किया कि आपको डिफेंड करे। और यही दो व्यक्ति हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के आने वाले चुनाव में ट्रंप के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में, कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं। लेकिन आप जानबूझकर, यानी आपको अपनी पार्टी से भी कोई प्रेम नहीं है, आप जानबूझकर इन्हें आप कमजोर कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जेडी वांस के तो पीछे पड़े हुए हैं। आपने पाकिस्तान में उनको भेजने के पीछे एक वजह ये बताई जाती थी कि अगर ये हार गए तो हम कह देंगे कि फेल हो गए, हम कह देंगे तो जेडी वांस के बस का था ही नहीं कुछ। तो उनको जो है, तो क्या लग उनको रहा है हटा तो सकते नहीं है। नरेश चौधरी, जी क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो सकता है हो जाए, लेकिन कल तक तो मुझे बातचीत होती दिखती नहीं है। और ईरान को ये दिख रहा है कि ये अभी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो ये अपना और हमले की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 10,000 से ज्यादा सैनिक और यहाँ आ रहे हैं। एक और विमान वाहक जहाज यहाँ पर इनका पहुंच रहा है। तो
यहाँ ऑलरेडी हैं, चौथा एक आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को ये लगता है कि ये बातों में उलझा के हमें लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ईरान की दरअसल अब समस्या ये है कि वो बातचीत पर ज्यादा फोकस करे या लड़ाई पर फोकस करे। तो इस समय उसे लगता है कि लड़ाई पर वो फोकस करें, और अगर कोई उन्होंने इस तरह की कोई बात की जिसमें उन्हें कुछ लगा कि भाई थोड़ा सा अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और सदिच्छा के तौर पर वो उनकी कुछ एसेट्स फ्रीज कर दे, और ये ट्रंप अपने आप भी नाकाबंदी खत्म कर दें, और कुछ और इस तरह के ऐलान करें, सैंक्शंस का करें, जिस तरह से उन्होंने रूस पर वो जो प्रतिबंध 1 महीने का था उसके बाद उसको बढ़ा दिया, इसी तरह से अभी ईरान पर नहीं बढ़ाया है, तो ईरान का भी एक्सटेंशन कर दे। तो इसको लेकर हो सकता है ईरान के लोग बातचीत करने को तैयार हो जाएं। लेकिन मुझे, आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था, मुझे डील की संभावना नहीं दिखती है। डील इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि डील के लिए बहुत सारी शर्तें अभी पूरी होनी बाकी हैं। अभी ईरान को अमेरिका का विश्वास नहीं, अमेरिका को विश्वास जीतना होगा। और ये खाली एक पाकिस्तान के आपने आर्मी चीफ को वहां भेज दिया उससे नहीं होगा। ईरान भी ये समझता है कि ये ट्रंप के आदमी हैं और ये ट्रंप के हिसाब से सोच रहे हैं। और इसी तरह से उनको सऊदी अरब पर भी कोई बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले तक सऊदी अरब के से खबरें आ रही थी कि वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जारी रहे, क्योंकि वो एक घायल शेर की तरह से अगर ईरान बच गया तो खाड़ी के देशों के लिए और खतरा होगा। यही बात यूएई के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि ईरान आराम से अभी तमाशा देख रहा है। ईरान देख रहा है कि अभी क्या होगा, और अगर कुछ झुकते हैं ये अमेरिका वाले, तो फिर वो आगे आएगा। लेकिन उसमें भी बातचीत के लिए कोई समझौते की गुंजाइश, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं दिखती है। चलिए अब इंतजार करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि 22 तारीख जो सीज फायर की मियाद जो 2 हफ्ते की थी, जो खत्म हो रही है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल। अब देखते हैं कि क्या सीज फायर की मियाद बढ़ती है या सीज फायर की मियाद खत्म होने के पहले मीटिंग होती है। अगर मीटिंग होती है तो किन शर्तों पर, और मीटिंग होती भी है नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश कौशिक साहब, क्योंकि हम लोग लगातार बात करते रहेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगा हर रोज कुछ न कुछ इसमें नई खबर आती है, नई कहानी आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लंदन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि।